अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज, ताकि आप लोग जल्द से जल्द लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र तय कर सकें। प्रीवियस वीडियो में हमने रिदम को डिस्कस किया था। रिदम आपको याद होगा कि ईसीजी जब हमने डिस्कस की थी तो उसका सेकंड पॉइंट रिदम था, और हमने प्रीवियस वीडियो में जो है वो टैकीकार्डिया को डिस्कस किया था, या टैकी एरिथमिया कह लें। कि हमने देखा था कि 100 से ज़्यादा की जब हार्ट रेट होता है तो हमने उसको टैकीकार्डिया या टैकी एरिथमिया उसको लेबल किया था, और उसमें हमने देखा था कि क्यूआरएस जो है वो नैरो कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया हो सकता है या ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्यूआरएस, राइट। क्यूआरएस की बेस पे हमने कहा था कि ये नैरो है या ब्रॉड है, और हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी देख लिए थे कि अगर नैरो कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है तो उसमें क्या 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 कंडीशंस हो सकती हैं, और अगर ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया मिल रहा है तो उसकी क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं। और ब्रीफली हमने उनको डिस्कस कर लिया था कि वो एक्चुअली क्या चीज़ होती है और उसको हम ईसीजी पे कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, राइट। तो आज की वीडियो में हम जो है वो ब्रेडीकार्डिया को डिस्कस करेंगे। आपको इमरजेंसी में टैकीकार्डिया वाले पेशेंट भी मिल सकते हैं और ब्रेडीकार्डिया वाले पेशेंट भी मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये टैकी है या ब्रेडी है, और टैकी में फिर देखना है कि ये क्या है, और अगर ब्रेडी है तो फिर मैं आज आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ब्रेडीकार्डिया का पेशेंट मिलता है इमरजेंसी में या वार्ड में या कहीं भी, तो आपने उसको कैसे अप्रोच करना है, राइट। तो ब्रेडीकार्डिया जो है वो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 60 से कम अगर हार्ट रेट हो तो हम कहते हैं कि ब्रेडीकार्डिया है। और ब्रेडीकार्डिया को हम ब्रेडी एरिथमिया इसलिए नहीं कहते कि इसमें रिदम जो है वो यूजुअली या तो नॉर्मल होता है, या अगर अब नॉर्मल भी हो तो रिदम से हमें इतना ज़्यादा मसला नहीं हो सकता, हमें हार्ट रेट से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, राइट। क्योंकि हार्ट रेट जब कंप्रोमाइज़ होगा तो कार्डियक आउटपुट कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, और वो जो प्रॉब्लम्स करेगा वो ज़्यादा डेंजरस हैं। हो सकता है कि एक पेशेंट जो है वो 40 बीट्स पर मिनट के हार्ट रेट पे बिल्कुल स्टेबल हो, या हो सकता है कि वो हीमोडायनामिकली जो है वो कंप्रोमाइज स्टेट में हो। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैनिफेस्टेशन। तो ब्रेडीकार्डिया का पेशेंट जो है वो इन चीज़ों के साथ प्रेजेंट कर सकता है। उसको डिजीनेस हो सकती है, फटीग हो सकती है, सिनकपी हो सकती है, डिस्निया हो सकता है, और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस कंडीशन है जिसमें सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ पेशेंट, राइट। तो इसमें हमने सिर्फ विजिलेंट ये रहना है कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अगर ब्रेडीकार्डिया का पेशेंट मिला है हमें तो वो इनमें से कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से वो ब्रेडीकार्डिया में है। तो जैसे ही हम उसकी रीज़न को फाइंड आउट कर लेंगे तो हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा रिकैप आपको दे देता हूँ कि जब भी हमने किसी पेशेंट का रिदम चेक करना है तो उसके लिए लीड 2 को हमने देखना है एटलीस्ट फॉर 6 सेकेंड्स, और उसमें हमने कोई से 2 कंसेक्टिव आर और आर कम्प्लेक्स जो हैं उनको हमने एक पेज पे मार्क कर लेना है, और वो पेज जो है वो हमने डिफरेंट आर टू आर जो है वो प्लेस करके देखना है। और अगर वो हमारे मार्क्स जो हैं वो आर से आर को मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि रिदम जो है वो रेगुलर है, अदरवाइज़ इट्स इरेगुलर। तो ब्रेडीकार्डिया की जो कुछ कॉजेज़ हैं, या यूँ कह लें कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 फिजियोलॉजिकल हो सकता है, नंबर 2 कार्डियोजेनिक हो सकता है, नंबर 3 कुछ ऐसी कंडीशन है जो कार्डियोजेनिक नहीं है लेकिन वो फिर भी ब्रेडीकार्डिया कर सकती हैं, और उसके बाद एंड में जो है वो ड्रग इंड्यूस हो सकता है, राइट। तो जैसे ही कोई पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट होता है तो हमने देखना है कि वो इनमें से कौन सी रीज़न के साथ आया है। तो जो एथलीट्स होते हैं, जो हार्ड, जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हार्ड होती है, उन लोगों में जो है वो रेस्ट पे 40 बीट्स पर मिनट का भी रेट हो सकता है, और हो सकता है कि वो एसिम्टोमेटिक हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो रहा हो, राइट। और इवन ड्यूरिंग स्लीप वो इससे भी ज़्यादा हार्ट रेट जो है वो फॉल कर सकता है, लेकिन एज़ लॉन्ग एज दे आर एसिम्टोमेटिक दे आर ओके। उसके बाद इसकी रीज़न जो है वो कार्डियोजेनिक हो सकती है। कार्डियोजेनिक में एजिंग के साथ साथ जो है वो टिश्यू में स्कैरिंग हो जाती है, और उसकी वजह से जो फ्लो ऑफ करंट है वो स्लो हो जाता है और हार्ट रेट जो है वो स्लो हो सकता है। या अगर किसी पेशेंट को एमआई हुआ है, स्पेशली इन्फीरियर वाल एमआई, तो इन्फीरियर वाल एमआई के साथ ही जो है वो एसए नोड और एवी नोड की सप्लाई भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, और उसकी वजह से जो है वो ब्रेडीकार्डिया में जा सकता है पेशेंट। तो इन पेशेंट्स में हमने ज़रा विजिलेंट रहना है। और सिक साइनस सिंड्रोम में भी ऐसा हो सकता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि सिक साइनस सिंड्रोम क्या होती है। उसके बाद ये है कि आयोट्रोजेनिक भी हो सकता है। किसी पेशेंट में जो है वो एब्लेशन
की कोई सर्जरी हुई हो, जैसे WPW में कोई एक्सेसरी पाथवे है या कोई इरिटेंट फोकस है किसी पेशेंट में, उसकी अगर सर्जरी हुई हो तो उसके बाद जो है वो ब्रेडीकार्डिया हो सकता है। या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है वो ब्रेडीकार्डिया कर सकता है, उसमें एओर्टिक वाल्व डिजीज़ होती है या कोई भी माइट्रल वाल्व डिजीज़ हो सकती है या इन्फेक्शन जो है वो ब्रेडीकार्डिया कर सकता है। तो ये आपके जहन में होना चाहिए। उसके बाद कार्डियोमायोपैथी या मायोकार्डाइटिस जो है ये भी ब्रेडीकार्डिया कर सकते हैं। मायोकार्डाइटिस जो है वो इन्फेक्टिव भी हो सकता है और ऑटोइम्यून इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, जैसे SLE के पेशेंट्स जो हैं उनमें मायोकार्डाइटिस होता है। तो ये रीज़न सारी जो हैं वो आपके जहन में होने चाहिए। उसके बाद कुछ नॉन कार्डियोजेनिक इसकी रीज़न्स हैं, जैसे वेजोवेगल सिनकपी हो जाती है किसी को, जो है वो कोई ऐसा स्टिमुलस मिला है जिसकी वजह से वो वेजोवेगल में चला गया और वो ब्रेडीकार्डिया के साथ प्रेजेंट हो सकता है। या इसकी कोई एंडोक्राइनल रीज़न हो सकती हैं, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म है या एड्रिनल इनसफिशिएंसी है जिसमें कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी हो जाती है और वो जो है वो हार्ट रेट मेंटेन नहीं रख सकता पेशेंट। तो ऐसे पेशेंट आपको मिल सकते हैं। या इसकी रीज़न जो है वो मेटाबॉलिक हो सकती है, हाइपोकलीमिया की वजह से ऐसा हो सकता है, या जो है हाइपोक्सिया की वजह से किसी भी पेशेंट को ब्रेडीकार्डिया हो सकता है, और हाइपोथर्मिया की वजह से हो सकता है, या रेज्ड ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर। रेज्ड ICP जो है उसमें एक टिपिकल ट्राइएड बनती है जिसको हम कुशिंग्स ट्राइएड बोलते हैं, और इसके जो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं वो हैं ब्रेडीकार्डिया, नंबर 2 हाइपरटेंशन, और उसके बाद इर्रेगुलर ब्रीदिंग, राइट। ये 3 चीज़ें अगर इकट्ठी आ जाएं तो उसको हम कुशिंग्स ट्राइएड बोलते हैं, और वो इंडिकेट करता है कि इस पेशेंट का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो रेज्ड है। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है ब्रेडीकार्डिया की। उसके बाद है कि ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है। इसमें हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पेशेंट से पूछना है, अगर कोई पेशेंट पेरीफ्री से प्रेजेंट हुआ है और वो नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन है और वो अपना ट्रीटमेंट जो है वो किसी क्वैक से या किसी पेरीफ्री के डॉक्टर से ले रहा हो, तो हाईली चांसेस हैं कि वो बीटा ब्लॉकर ले रहा होगा, राइट। तो आपने हिस्ट्री पे इसको प्रूव करना है कि वो बीटा ब्लॉकर तो नहीं ले रहा, या वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो नहीं ले रहा किसी भी रीज़न से, इवन फॉर ब्लड प्रेशर, और या फिर वो डाइजॉक्सिन तो नहीं ले रहा। डाइजॉक्सिन भी ब्रेडीकार्डिया कर सकता है जब ओवरडोज हो जाए। और अमायोड्रोन ये एक एंटी अरिथमिक ड्रग है जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप ये रजिस्टर कर लें कि अमायोड्रोन भी जो है वो ब्रेडीकार्डिया कर सकती है। तो ड्रग्स में कुछ ये कॉमन ड्रग्स हैं जो ब्रेडीकार्डिया कर सकती हैं। जैसे ही कोई पेशेंट आपके पास प्रेजेंट होता है ब्रेडीकार्डिया के साथ, तो आपने ये सारी रीज़न जो हैं वो रूल आउट करनी है कि इनमें से कौन सी रीज़न है जो उसको ब्रेडीकार्डिया करवा रही है। तो जैसे ही आप उसकी रीज़न तक पहुंच सकते हैं तो आप उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा डेंजरस कंडीशन है वो मैंने आपको बताया कि कार्डियक अरेस्ट है, इसलिए हमने ब्रेडीकार्डिया को इग्नोर नहीं करना। और अगर कोई पेशेंट ब्रेडीकार्डिया के साथ आता है तो हमने इसमें से देख लेना है कि वो किस रीज़न के साथ है और हमने उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है, राइट। इसकी जो एक जनरल अप्रोच है वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दूंगा कि ब्रेडीकार्डिया के पेशेंट को जनरली हमने कैसे अप्रोच करना है। एक एल्गोरिदम है जो मैं आपको समझा दूंगा, उसके मुताबिक वो अगर आपको जहन में होगा तो आप इजीली ट्रीट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ कॉमन कॉजेज़ ब्रेडीकार्डिया की और कुछ कॉमन बातें जो आपको पता होनी चाहिए प्रैक्टिकली, ताकि आप जो है वो बेहतर तौर पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकें और पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकें। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह उसको सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।